as far as your net exam is considered, ठीक है. Now the very first thing which you need to be aware of is your marking scheme. तो सबसे पहले अगर हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, any of the exam, you need to be aware of your marking scheme exactly. ठीक है. Now for your net exam there are two papers you must be knowing of, paper 1 and paper 2. ठीक है. Paper 1 is about your aptitude, teaching aptitude, research aptitude. So there are, it is a basic paper which is taken by like UGC for all the subjects, right? Common exam hota hai. It is of 100 marks. So there are, someone is there. So in total, paper 1 comprises of 100 marks. 100 marks means 50 questions. One question is of 2 marks. Paper 2 is out of 200 marks. Total 200 marks, that means number of questions is 100. ठीक है. So what is the total number of questions? 150 questions, marks 300 marks in total, right? But to qualify the basic criteria, ठीक है, we have to obtain certain minimum marks. हमें कुछ minimum marks obtain करने जरूरी हैं in order so that like our exam, our paper should be considered for ranking. कि आपका एग्जाम कंसिडर किया जाए रैंकिंग के लिए, निकालने के लिए या फर्दर चेकिंग के लिए, आप कुछ बेसिक मार्क्स लाने जरूरी होते हैं. ठीक है. तो बेसिक मार्क्स के लिए आपका, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो आउट ऑफ 100 यू नीड टू ऑब्टेन 40 मार्क्स. 40 marks means out of 50 questions you have to attempt 20 questions correctly. अगर हम इन 50 में से 20 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो हमारा पेपर डिस्कार्ड हो जाएगा. इट वोंट बी कंसिडर्ड फॉर एनी कट ऑफ और एनी रैंकिंग. ठीक है. वो कट ऑफ के लिए कंसिडर भी नहीं किया जाएगा, राइट? सो पेपर 1 में 40 मार्क्स, दैट मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस करेक्टली. ठीक है. करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चन. सेकेंडली, अगर हम पेपर 2 की बात करें तो वहां पर भी यू नीड टू ऑब्टेन 40% मार्क्स. नाउ 40% हियर मींस 80 मार्क्स आउट ऑफ 200. नाउ 80 मार्क्स का क्या मतलब है? हाउ मेनी क्वेश्चन? व्हाट डज दिस मीन? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने करेक्टली आपको? 40. यस. तो 40 क्वेश्चन. और कितने में से करने हैं? 100. परफेक्ट. तो 100 क्वेश्चंस में से यू हैव टू ऑब्टेन, पहले 40 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए इन ऑर्डर कि आपका पेपर एक क्वालिफाई करे फर्दर कट ऑफ के लिए. ठीक है. ये एकदम बेसिक क्राइटेरिया है. मतलब समझ लो, अगर हम इतना बेसिक स्कोर नहीं लाते हैं तो देयर इज नो यूज ऑफ इट. कोई हमारा एग्जाम कंसिडर ही नहीं होगा, वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. ठीक है. वी वोंट बी लाइक, हम रेस से भाग जाएंगे इंसान. ठीक है. तो विच इज अ वेरी वेरी बेसिक क्राइटेरिया जो हमें पता होना चाहिए. ठीक है. तो 20 marks in paper 1, 40 marks in paper 2, which is not at all bad. मुझे जहां तक लगता है, अगर आप सब साइकोलॉजी के साथ इन्वॉल्व हैं and you try to attempt any of the previous year paper, I guess इतना बेसिक स्कोर हम सबका आ जाएगा आसानी से. It is not that difficult, right? Then secondly, अब जो मेन चीज आती है वो है आपका जब कट ऑफ निकलता है. तो कट ऑफ में दे यूज टू टेक द टॉप 6% कैंडिडेट. ठीक है. ये जनरली यूजीसी का क्राइटेरिया है. और उसमें भी जो हायर रैंक्स होते हैं, उस टॉप 6% में भी जो हायर रैंक्स वाले बच्चे होते हैं उनको वो जेआरएफ अवार्ड कर देते हैं. जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आपको पीएचडी में फर्दर हेल्प करता है, राइट? नाउ अब आते हैं मेन आपके कट ऑफ पे. आपका जो कट ऑफ रहता है, जो अभी देखो, दिस इज द ट्रेंड सो फार. 17 जैन 17, नवंबर 17, 18 जुलाई, 18 दिसंबर, जून 19 दिस. आप इसको ध्यान से नोटिस करो
ये कट ऑफ रहा है नेट का और ये जेआरएफ का। अगर मैं इसका मैक्सिमम लेके चलूं विच इज दिस, ठीक है, और इसको भी मैं राउंड ऑफ कर लूं 60, तो आई एम सेइंग दिस इज इन परसेंटेज गाइस, ये परसेंटेज में होता है। तो 60% कट ऑफ आपका रहा है नेट के लिए मैक्सिमम। और अगर मैं इसका मैक्सिमम लिमिट ले लूं तो इट इज समवॉट 65% आपका जेआरएफ का रहा है यहाँ पे मैक्सिमम अभी तक का, ठीक है। दिस इज द ट्रेंड एक्चुअली। अब 60% मार्क्स का क्या मतलब है, 60% दैट इज, ये टोटल होता है आउट ऑफ 300, तो 60 आउट ऑफ 300 दैट इज 180 मार्क्स। एम आई राइट हियर? 60% is 180 marks in total out of 300। एंड अगर मैं 65% की बात करूं तो आई गेस इट विल बी 195 मार्क्स आउट ऑफ 300 अगेन। एम आई करेक्ट हियर? यस मैम। ठीक है। ओके, सो अगर ये 180 मार्क्स है, ये 195 मार्क्स है, हम लेके चलते हैं, टारगेट हमेशा हमें थोड़ा सा हायर रखना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स टेक अ टारगेट ऑफ 200 मार्क्स आउट ऑफ 300, ठीक है। 300 में से हमें 200 मार्क्स का टारगेट चाहिए, बाकी सब आप डिस्कार्ड कर सकते हो। मतलब लिटरली आपको 200 नंबर की तैयारी करनी है, उससे ऊपर की तैयारी नहीं करनी है। 200 नंबर मतलब 200 नंबर आपकी जेब में होने चाहिए, ठीक है। तो यू ऑल नो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रैटेजी का भी होना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। हमें हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी प्ले करना होता है। स्मार्ट स्टडी में ये होता है आप जितनी पढ़ाई कर रहे हो उसको बहुत क्वालिटेटिवली करो, बट जितनी रिक्वायर्ड है उतनी करो टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। नाउ टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम यू नीड ओनली 200 मार्क्स। 200 मार्क्स मीन्स आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं अटेम्प्ट करेक्टली? 100 क्वेश्चंस ओवरऑल, 100 क्वेश्चंस ओवरऑल, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के आपको 100 क्वेश्चन ठीक करने हैं। इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 यू हैव टू अटेम्प्ट 100, टोटल 100 क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है। एंड देन अगर हम इसको लेके चलें कि आपका क्या बच रहा है इसके अंदर, तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं 150। आपके एग्जाम में टोटल 150 आते हैं, 50 क्वेश्चंस पेपर 1 में होते हैं, 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 के होते हैं, राइट। नाउ अगर मैं कह रही हूँ आप 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो कि आपको करेक्टली अटेम्प्ट करने हैं, तो यू हैव अ स्कोप ऑफ 50 क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं या आप रॉन्गली अटेम्प्ट कर देते हो। 50 क्वेश्चन का स्कोप होना इज नॉट लाइक इज नॉट दैट बैड, इतनी भी बुरी बात नहीं होगी आपके एग्जाम में। 50 क्वेश्चन का आपको स्पेस मिलना कि यू आर अलाउड, बिकॉज सबसे अच्छी चीज आपके लिए क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जाम में आपके देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो यू आर फ्री टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अब मैं कह रही हूँ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एंड यू आर अलाउड टू कमिट 50 एरर्स। आप 50 क्वेश्चन की गड़बड़ कर सकते हो, आई एम जस्ट सेइंग दैट, ठीक है। नाउ इज दैट साउंडिंग टू बिग और टू स्मॉल? क्या ये कुछ अच्छा सा साउंड कर रहा है कि नहीं? 50 क्वेश्चन की आपको छूट मिलना। ओके, सो अगेन, तो 50 क्वेश्चन यू आर अलाउड टू कमिट रॉन्ग। अब बचे आपके पास लेकिन 100 क्वेश्चन जो बाकी है वो उस पर आपको काम करना है। तो आपका अब तैयारी का जो मेन एजेंडा है वो ये रहना चाहिए कि जो 100 क्वेश्चन है आपके दैट शुड बी करेक्ट, और उन्हीं के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो या करोगे इन फ्यूचर, दोनों के लिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दोज 100 क्वेश्चन, नॉट फॉर ऑल द 150 क्वेश्चन, पहली बात, ठीक है। तो बी क्लियर विद दैट, आपको 100 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, 150 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है। तो कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हो उनका स्कोप रखो आप, डोंट रन आफ्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। एम आई मेकिंग सम सेंस हियर? Yes, ma'am, getting your point. या ओके, ठीक है।
तो ये पहली चीज, ये बहुत जरूरी था आपके जहन में ये पिक्चर क्लियर होना, राइट। आपको पहले अपना गोल और टारगेट पता होगा तभी तो हम उसके लिए काम करेंगे। तो हमारा गोल है 100 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब ये तैयारी शुरुआत कैसे करनी है, करना कैसे है। तो अब आपको एक बार मार्किंग स्कीम सारा क्लियर हो गया है, आपको ये पता चल गया आपका गोल क्या है मेजर, जो कि हमने कहा 100 क्वेश्चन है, जिसमें 1 और 2 पेपर दोनों ही इंक्लूडेड है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है आपका सिलेबस, ठीक है। फॉर दोज जो एग्जाम दिसंबर के लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब या फरवरी जब भी नेक्स्ट एग्जाम होता है, एंड फॉर दोज जो सितंबर में अभी देने वाले हैं, दोनों के लिए ही सिलेबस ओरिएंटेड होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेट के एग्जाम्स के लिए सिलेबस इज टोटली बीइंग फॉलो। वो लोग जो एग्जाम आपके लिए डिजाइन करते हैं, जो पेपर आपको बना के देते हैं, दैट इज कम्प्लीटली सिलेबस ओरिएंटेड। तो एक बार सिलेबस थॉरो होना इंपॉर्टेंट है एंड उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। यू नीड नॉट टू डेविएट टू मच फ्रॉम द सिलेबस। मतलब ऐसा नहीं है अगर आप सोचो कि यार सिलेबस में तो ये दिया नहीं है, एग्जाम में पता नहीं क्या क्या देते थे, इट इज नॉट लाइक दैट। दे डू फॉलो द सिलेबस, ठीक है। तो अगेन भटकना नहीं है। अगर आपको ऐसा कभी फील होता है यार ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर का है, तो ठीक है ना, बाहर का रहने दो, 50% की छूट तो मिल रही है ना आपको, उसमें काउंट हो जाएगा वो, ठीक है। पर जो सिलेबस का पार्ट है आपको उस पर फोकस करना है। सिलेबस में आपका एक एक वर्ड जो लिखा है दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिलेबस काफी डिटेल में मेंशन किया गया है नेट का, इफ यू हैव सीन दैट, और नहीं देखा है तो प्लीज आज ही देख लेना। एक एक वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है एंड यू नीड टू फॉलो all those things. Now second most important thing is here to prepare a schedule. Again this is for both जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके हाथ में भी अभी जो टाइम बचा है, लाइक दे हैव सम 15 और 20 डेज, वो भी प्लस अगेन जिनके पास 6 मंथ का प्लान है, जो 6 मंथ के लिए डिजाइन कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, उनके लिए भी एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना एंड उसको फॉलो करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। डोंट गो स्टडिंग थिंग्स रैंडमली, डोंट डू दैट, ठीक है। तो प्रिपेयर योर थिंग्स। एक बार आपको सिलेबस पता है देन डिवाइड योर थिंग्स। देयर आर टू टाइप ऑफ पर्सन, जनरली दो लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको चंक्स में, मतलब जैसे इफ योर नेट सिलेबस हैज 10 यूनिट्स, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें 10 यूनिट्स आते हैं, ठीक है। अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो उसमें भी 10 यूनिट्स आते हैं ओवरऑल, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है। अब फ्यू स्टूडेंट्स आर लाइक दैट जिनको यूनिट वाइज पढ़ाई करने की आदत है, दे टेक यूनिट 1, दे कंप्लीट दैट यूनिट इन अ वीक। मतलब अपना टारगेट बनाएंगे कि हमें एक हफ्ते में यूनिट 1 वाइंड अप करना है, उसके टॉपिक्स को 1 वीक में डिवाइड कर लेंगे अपना शेड्यूल बनाने के लिए एंड देन स्टडी अकॉर्डिंगली। देयर इज सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो एक टॉपिक या एक यूनिट को लेके नहीं पढ़ सकते हैं, तो दे साइमल्टेनियसली टेक 2 टॉपिक्स और 3 टॉपिक्स। तो दे टेक यूनिट 1 भी ले लिया साथ में, यूनिट 4 भी साथ में ले लिया, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, या एक दिन में आधा दिन यूनिट 1 कर रहे हैं, फिर आधे दिन यूनिट 5 कर रहे हैं। तो बट दिस डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आपको जैसे सूट करता है यू कैन गो विद दैट, बट अगेन प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट। आपको एडवांस में प्लान जरूर करके रखना है, इफ यू आर गोइंग बाय दिस प्लान और दिस प्लान, कि आप अपना पर्टिकुलर यूनिट कितने टाइम में कवर कर रहे हो। इफ यू आर गोइंग यूनिट बाय लाइक यूनिट 1, तो आपने 1 वीक अलॉट करा। इफ यू आर गोइंग 2 यूनिट साइमल्टेनियसली, तो ऑब्वियसली आप 2 वीक्स में इसको खत्म कर लोगे, आपकी दोनों यूनिट खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो अगेन अकॉर्डिंगली यू विल प्लान योर होल शेड्यूल, होल 6 मंथ शेड्यूल, ठीक है। आप किस तरीके से उस चीज को मैनेज करने वाले हो। तो यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर कि दिस इज योर टाइम लिमिट, दीज आर योर टॉपिक्स। आपने उनको डिवाइड कर दिया है, आप उनको फॉलो करोगे। यू हैव टू टारगेट योर शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल मतलब कि मेरा ये 1 वीक का गोल है, और उसमें भी आपके पास क्लैरिटी होगी कि मेरा आज का क्या गोल है। डे बाय डे गोल भी आपके पास क्लियर होना चाहिए उसके अंदर कि ये मेरा आज का गोल है, ठीक है। स्पेशली दोस्त जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनको भी इसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आप जस्ट बी वेरी वेरी लाइक क्लियर विद योर थिंग्स। अगर आप रिविजन मोड में हो, ऑब्वियसली जिन लोगों को अभी एग्जाम देना है दे ऑल मस्ट बी इन रिविजन मोड, आपके नोट्स रेडी होंगे सारे, ठीक है। नाउ यू नीड टू रिवाइज थिंग्स एंड प्रैक्टिस योर प्रीवियस ईयर पेपर। 2 ही काम है आपके पास करने के लिए इस जोन में, अगर पेपर अभी देना है आपको तो, ठीक है। तो रिविजन मोड के लिए भी, रिविजन के लिए भी आपके पास एक प्रॉपर प्लान शेड्यूल होना इज इम्पोर्टेंट,
अगर आपके पास आप शेड्यूल करके चलोगे, अगेन यू हैव 10 यूनिट्स टू रिवाइज, और आपने उन 10 यूनिट्स को 10 डेज में डिवाइड कर दिया है, तो यू विल डू थिंग्स बेटर. एंड बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, वी ऑल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि ये चीजें काम करती हैं. दे गिव क्लैरिटी टू आवर माइंड. ठीक है. नाउ फोकस ऑन द की कॉन्सेप्ट. डेफिनेटली जो बेसिक्स हैं आपके पेपर के, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है. यहाँ पे आपको दो चीजें मैं बताना चाहूंगी. पहली चीज ये, एग्जाम क्रैक करने का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही होता है कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग करो. आपको जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं या जितने भी जो भी एग्जाम में आपको सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं, उसके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए. समटाइम व्हाट वी डू, गलती हम कहाँ पे करते हैं, हम लोग बहुत सारी ऊपर ऊपर की सरफेस लेवल वाली पढ़ाई कर लेते हैं. ठीक है, वी नो द पॉइंटर्स, बट हमें वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसके पीछे क्या स्टोरी थी, वो क्या समझाना चाह रहा है, या उसके साथ इंटरलिंक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, हम वो नहीं जान पाते हैं, समझ पाते हैं. ठीक है. तो सरफेस स्टडी नहीं करना है, कंसेप्ट, आपके कंसेप्चुअल स्टडी इज इम्पोर्टेंट. कंसेप्ट क्लियर होना इज मेन थिंग. ठीक है. भले ही डिटेल्स ना पता हो आपको, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा ना पता हो, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ वेरी लॉन्ग रन. बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. ठीक है. दूसरी चीज ये, अगेन टू क्लियर योर एग्जाम, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, आपको सिर्फ 100 क्वेश्चंस करने हैं. आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखते हो और उसको प्रैक्टिस करते हो ना, देखना नहीं है, सॉल्व करके देखो, या आप उसके क्वेश्चन को एनालाइज करो बैठ के. ठीक है. तो यूल सी, ये जो मैंने 100 क्वेश्चन आपको बोले हैं ना, यूल डेफिनेटली फिगर इट आउट योर सेल्फ कि मैं इनमें से कौन से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ. आप आज भी अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे कोई भी प्रीवियस ईयर का, तो हो सकता है आपकी अभी तैयारी ना हो, बट ऑब्वियसली टॉपिक्स के साथ तो आप अवेयर होंगे. ठीक है, दीज आर माई टॉपिक्स, और ये मैंने पहले कभी पढ़ रखा है, और अगर मैंने इसको पढ़ा होता या रिवाइज किया होता तो आई वुड हैव क्रैक्ड दिस क्वेश्चन. ऐसी वाली फीलिंग आती है ना हमें पेपर देखे कई बार, अरे यार ये पढ़ा नहीं, रिवाइज नहीं करा, ये टॉपिक अगर पढ़ लिया होता तो पक्का मैं सॉल्व कर लेता क्वेश्चन. राइट? राइट और रॉन्ग, ऐसा होता है. यस मैम. है ना? तो हमें उन बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करना है, उन बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो एग्जाम में कवर होते हैं मेजरली. तो आई कैन गारंटी यू, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर आपके जो 100 क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, वो 100 क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. ठीक है. बेसिक कॉन्सेप्ट का मेरा मतलब है, जैसे बहुत सिंपल चीज है, जैसे क्रिएटिविटी की स्टेजेस क्या होती हैं, कैसी होती हैं, आपके बायो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल आपके लर्निंग मोटिवेशन से रिलेटेड आते हैं. देन क्लासिकल कंडीशनिंग है. मतलब सिर्फ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए उनकी, एंड इट विल बी सॉर्टेड. दैट्स इट. अब यहाँ पे गलती मैं ये क्यों स्पेसिफाई कर रही हूँ आप लोगों को, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम गलती कहाँ करते हैं. अक्सर ऐसा होता है, वी फोकस मोर ऑन दैट 50 क्वेश्चंस जो कि पेपर में थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है. क्योंकि नेट के एग्जाम में दे हैव अ स्ट्रैटेजी कि वो आपको मतलब कम से कम 25% क्वेश्चन हर साल एकदम नए देते हैं. एकदम नए मतलब जो आपको लगेगा आपने कभी जाने नहीं है, कभी पढ़े नहीं है, आपके सिलेबस से दूर दूर से उनका वास्ता नहीं. इट फील्स सो, आपको लगता है ऐसा. ठीक है. तो वो 25% क्वेश्चन वो हमेशा आते हैं पेपर में ऐसे, और हम उनको देख के पैनिक करते हैं और घबरा जाते हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है एग्जाम में. या फिर यार या हम प्रिपरेशन के वक्त जब हम तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख रहे हैं, तो हम पैनिक करते हैं कि यार ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे, तो हम उसको पढ़ने के लिए लग जाते हैं कि ये इतना डेविएट करके इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है इन डिटेल, तो अब हमें उसके लिए 4 किताबें पढ़नी पड़ेंगी एक टॉपिक को लेकर. वी डू दैट. करते हैं कि नहीं, ऐसा करते हैं? Is it so or not? यस मैम, बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा करते हैं. राइट. ठीक है. एक्चुअली बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ना, आई हैव एक्सपीरियंस विद यू गाइस स्पेशली. ठीक है. तो ये यहाँ पर हम बहुत गड़बड़ कर जाते हैं अगेन. ठीक है. इसलिए मैं स्टार्टिंग से वही पकड़ा हुआ है मैंने पॉइंट, आपको उन्हीं 100 क्वेश्चन पे फोकस करना है, और वो 100 क्वेश्चन
आपके बेसिक सिलेबस पे बेस्ड होंगे। अगर आपने लर्निंग का बेसिक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने अपने इंटेलिजेंस का सिलेबस, आपने रिसर्च, स्टैट, लाइक ऑल द बेसिक थिंग्स इफ यू हैव कवर्ड, आपके वो 2 क्वेश्चन गारंटेड सॉल्व होंगे। ठीक है, देन रिवाइज। अब प्रिपेयर नोट उनके लिए है जिनका 6 मंथ प्लान है पढ़ाई का, बट जिन लोगों को अभी एग्जाम देना है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कुछ भी नया मत ट्राई कीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए। यू जस्ट नीड टू रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडी। ठीक है, लास्ट मिनट पर प्लीज प्लीज डू नॉट प्रिपेयर समथिंग न्यू और डू नॉट इंडल्ज इन सम न्यू कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी, कुछ नहीं। आपने जो पढ़ाई करी है, जो नोट प्रिपेयर करे हैं, उन्हीं को रिवाइज कीजिए, उन्हीं कॉन्सेप्ट को, एंड प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यही 2 काम करने हैं आप लोगों को, दोज हु आर गिविंग दिस सितंबर नेट। ठीक है, बट फॉर द लॉन्ग टर्म प्लान, जिनका नेक्स्ट टाइम का नेट का गोल है, आपको अपने नोट्स ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपेयर करने इंपॉर्टेंट है, वेदर यू आर टेकिंग एनी टाइप ऑफ कोचिंग क्लासेस और नॉट। ठीक है, वेदर यू आर स्टडिंग इन योर कॉलेज और नॉट, तो इन एनी केस अपने नोट्स तैयार करना इंपॉर्टेंट होता है, अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से, अपनी अंडरस्टैंडिंग में। डोंट कॉपी थिंग्स फ्रॉम द बुक ब्लाइंडली, उनको सिंप्लीफाई करके अपनी भाषा में जो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है उसको उतारना नोट्स में और उसको बाद में रिवाइज करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इवैल्यूएट योर लर्निंग, तो टाइम टू टाइम अपनी लर्निंग को चेक करना, मॉक टेस्ट करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ट्रस्ट मी, सॉरी, सो हाँ, आई वाज सेइंग कि इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस के लिए। देन इवैल्यूएट टाइम फॉर रिवीजन। अब जैसे अभी मैंने रिवीजन बता ही दिया है, जिन बच्चों को अभी का एग्जाम देना है तो उन्हें तो रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, बट अगेन फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लान, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद सोचोगे मैं रिवाइज करूंगा। वट एवर यू आर स्टार्टिंग, जैसे आपका 1 वीक का प्लान था तो उसके अंदर एक दिन का एटलीस्ट अपना हो, पूरे दिन में से एक दिन रिवीजन का तो रख सकते हो आप, जो आपने पढ़ाई करी थी उस पूरे को रिवाइज करने के लिए। तो ऐसे आपको स्मॉल स्मॉल चंक्स ऑफ रिवीजन रखने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर पूरे दिन में आप रोज 1 घंटा रिवीजन का निकालो अपना, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो रिवीजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वन थिंग विच आई फॉरगॉट बीच में, जब मैं इवैल्यूएशन की बात कर रही थी तो आई वाज सेइंग कि हाँ, विदाउट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन पेपर, विदाउट प्रैक्टिसिंग द मॉक टेस्ट, ठीक है, आपका जो भी प्रिपरेशन होता है दैट इज ओनली 50%। जब तक आप अपनी तैयारी को, नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे क्वेश्चन पे, आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। ठीक है, इट इज ओनली आफ्टर यू आर डन विद योर क्वेश्चन पेपर्स आपकी तैयारी 100% होगी। इट मेक्स अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। तो यहाँ पर भी एक मेजर गलती होती है बच्चों के साथ कई बार, कि वो सिर्फ पढ़ाई करके जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाते, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। या फिर कुछ बच्चे सिर्फ क्वेश्चन करते हैं बैठ के और तैयारी नहीं करते हैं। मतलब ऐसा मिसकंसेप्शन भी है काफी जगह पर कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लो पास हो जाओगे, दिस इज नॉट ट्रू, राइट। हमें दोनों चीजों पे ध्यान फोकस करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे भी काम करना है, प्लस क्वेश्चन पेपर्स पे भी नॉलेज को अप्लाई करना है, बोथ आर रिक्वायर्ड। ओके, देन डिवाइडिंग योर टाइम विद इन अ डे, स्पेशली अभी जिनका एग्जाम अभी है, तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड काफी प्रेशर होगा। नेट के साथ साथ बच्चे बहुत सारे एमफिल के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, they must be studying for long hours and all, but again it is not a healthy technique. And again, being a psychology student, we must be aware of this pomodoro technique, जहां पर हमें अपने टास्क को डिवाइड करना होता है, ठीक है, so that we can breathe in between। ठीक है, 25 मिनट्स के टाइमर में आपने अपने टास्क को डिवाइड करा, देन यू कैन हैव अ 5 मिनट ब्रेक, आपने वॉक करा,
यू वेंट टू ईट समथिंग, ठीक है, और उस ब्रेक में चीट नहीं करना है, रिविजन नहीं करना है, दैट ब्रेक शुड बी अ प्रॉपर ब्रेक, बिकॉज यू ऑल नो आवर ब्रेन नीड्स रेस्ट, एंड जो हम लर्न करते हैं उसको एसिमुलेट करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए भी ये गैप इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग आर विदाउट अ ब्रेक स्टडी मत प्लान करना कभी भी, एटलीस्ट एक बीच बीच में ना अपना 5 to 10 minutes ब्रेक, या अपना यू कैन सेट अ टारगेट कि दिस इज माय टॉपिक, आई विल फिनिश वाइंड अप दिस टॉपिक इन एन आवर, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक 15 minutes ब्रेक, इट इज लाइक दैट, ठीक है। तो टेकिंग स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स आर हेल्दी। वन मोर थिंग जो मुझे ब्रेक से याद आता है जो इम्पोर्टेंट है, दिस इज योर स्लीप। दिस आई हैव डिस्कस्ड विद माय स्टूडेंट्स आल्सो, तो आई हैव न्यू पीपल हेयर टुडे, तो मैं ये भी जरूर बता दूं कि नींद अपनी सैक्रिफाइस बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी नहीं। अगेन फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, sleep is very very much necessary for your memory consolidation, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हो, if you are not getting proper sleep, at least 6 hours sleep, तो आपका जो मेमोरी है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो दिन भर में, दैट इज नॉट गोइंग टू कंसोलिडेट, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा, वो चला जाएगा वो, ठीक है। तो स्लीप इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर लर्निंग, टू मेंटेन योर मेमोरी, ठीक है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइक इफ यू आर अ नाइट पर्सन और इफ यू आर अ डे पर्सन, तो नींद कब पूरी करनी है और कब अपनी मेमोरी को कंसोलिडेट करना है, राइट। तो मत जाग जाग कर, मतलब ऐसा नहीं है एक्सेस में पढ़ाई कर रहे हो और अपनी नींद को टाइम नहीं दे रहे हो, वो बिल्कुल मत करना। एंड प्लीज प्लीज एग्जाम से 1 रात पहले, 2 रात पहले, वो जो पूरी पूरी रात जागते हैं बच्चे, प्लीज मत जागना, ठीक है। इफ यू आर अ नाइट पर्सन देन ऑल्सो प्लीज अवॉइड दैट, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट पे काम कैसे करना है अभी, क्योंकि आप तो कह सकते हो मैम ने कहा तो है कॉन्सेप्ट पे काम करो, बट कैसे कर सकते हैं कॉन्सेप्ट पे काम? कॉन्सेप्ट पे काम करने का सबसे आसान तरीका होता है यूज पर्सनलाइज एग्जाम्पल। आप अपने डिजाइन किए हुए एग्जाम्पल यूज करते हैं, और ये सब पॉसिबल है। अगेन, पहले हम चीजों को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, पर जब समझ आ जाता है ना, डोंट कॉपी द एग्जाम्पल्स इन योर नोट्स। आप उस अंडरस्टैंडिंग से यू कैन थिंक ऑफ योर ओन एग्जाम्पल, और ये हमें मेजर बेनिफिट मिलता है बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, या जो भी हमारा सिलेबस होता है या जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे होते हैं, वी डू गेट नंबर ऑफ पर्सनलाइज एग्जाम्पल्स। लाइक जैसे कि अगर हम उसकी बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं, ठीक है। पनिशमेंट में हम नेगेटिव पनिशमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होएगा, आपसे नेगेटिव पनिशमेंट में आपसे कुछ ले लिया जाएगा, विच यू फील गुड फॉर यू, विच इज गुड फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए अगर मैं पर्सनलाइज एग्जाम्पल दूं, तो अगर अगर आपके पेरेंट्स आपको बोले आपकी पॉकेट मनी बंद कर देंगे आज से, ठीक है, मतलब अगर आप रात को देर से घर आते हो और आपको बोला जाए आपकी पॉकेट मनी बंद कर देते हैं हम आज से, तो दिस इज नेगेटिव पनिशमेंट। अगर आपको बोला जाए आपके स्कूटर की या स्कूटी की चाबी पेरेंट्स लेके रख लेते हैं आपसे, punishment. So you need to use your personalized examples to understand and to keep a hold on the concept, क्योंकि वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे, ठीक है। रीराइट थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स एंड इन सिंप्लीफाइड मैनर, ये मैंने पहले भी बताया है। नोट बनाते वक्त अपनी लैंग्वेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो आपको समझ आया है, इन विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, उसमें लिखिए। कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करके जानना, समझना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आई यूज टू लाइक क्रिएट सम ड्रॉइंग्स एंड पिक्चर्स इन माय नोट्स, दैट इज माय हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स, क्योंकि वो मुझे याद रह जाता है। लाइक यू पीपल हैव पिक्टोरियल मेमोरी काइंड ऑफ थिंग, बट अगेन किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हम जैसे पर्सनलाइज एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई तो हमारे आंखों में इमेज बन रहा होगा ना, तो उस एग्जाम्पल को लिखने की जगह उसको थोड़ा इमेजरी फॉर्म दे दिया, ट्रस्ट मी, वो इट विल स्टे फॉर लाइफ विद यू, ठीक है, हमेशा रहेगा आपके साथ। वो वर्बलाइज योर कॉन्सेप्ट एंड लिव विद इट। अपने कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आए हैं उन्हें बार बार दोहराना, अपने आप को समझाना, या
फिर आप यू कैन लाइक गो अलॉन्ग, अपनी फैमिली में भी किसी को पकड़ के समझा सकते हो, सिबलिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट तो वैसे भी यूनिवर्सल होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आप पकड़ के समझा भी सकते हो एक्चुअली किसी को, ठीक है। उसको उसको महसूस करना, उस कॉन्सेप्ट को अपने आसपास अप्लाई करना, ठीक है। अगर आप उसको सच में एंजॉय करोगे ना अपनी चीजों को, उस कॉन्सेप्ट को, पढ़ाई को, यू विल टेक इट ऑन अनदर लेवल, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल टू यू। So don't study it like a burden for you. Don't study just for your exam. Study just as if you want to study. You want to learn. So learning attitude से उसको पढ़ना है और सीखना है, ठीक है। इवेल्युएशन पे हम बात कर चुके हैं एंड यूज ऑफ फ्लो चार्ट। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे, एग्जाम्पल यूज करो, विजुअलाइज करो, तो फ्लो चार्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड जिससे कंसेप्ट का ना एक क्लैरिटी रहता है और आपको समझ में भी लॉन्ग लास्टिंग आता है वो चीज। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फ्लो चार्ट है विच आई डिजाइन टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि भाई ये हंगर मोटिव कैसे काम करता है, मतलब बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन के अंडर। तो व्हेन यू विल ओपन द बुक यू वोंट फाइंड एनी सच चार्ट, आपको किसी बुक में ये चार्ट नहीं मिलेगा। इट विल बी लॉन्ग लॉन्ग पैसेजेस, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे पैसेजेस लिखे होंगे टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। कोई भी बुक आप ओपन करिए, देयर विल बी लॉन्ग लॉन्ग पैसेजेस फॉर दैट, ठीक है। बट क्योंकि वो लंबे लंबे पैसेजेस आपको याद नहीं रहने वाले हैं, या उसमें से अगर आप समझ भी लेते हो, वो समझी हुई चीज भी विल फॉरगेट आफ्टर सम टाइम। रिविजन के लिए आपको एक एक लाइन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, विच इज टाइम टेकिंग, ठीक है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक इज यूजिंग फ्लो चार्ट, जो कि आप खुद डिजाइन करोगे, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको अपनी भाषा में अगेन शॉर्ट टर्म कनेक्शन देना, शॉर्टकट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो हंगर मोटिव था, इसमें आपको इस फ्लो चार्ट से क्या समझ आ रहा है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द फ्लो चार्ट गिवन हियर? जस्ट ट्राई वंस। जस्ट ट्राई टू रीड द फ्लो चार्ट इन फ्रंट ऑफ मी। आपको बोलते बोलते भी समझ आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। Anyone, please try. Hello, everyone. हेलो। Yes. यस मैम, इसमें जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन है, इसमें बेसिकली ये ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि जो ह्यूमंस में जो हंगर मोटिव है, वो उसका जो रूट कॉजेज होते हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो कैसे कैसे होते हैं। जैसे डिप्लीशन ऑफ बॉडी न्यूट्रिएंट्स है, हाँ, तो जब ह्यूमंस को जब भूख लगेगी तो फिर उसमें जो सेल्स होते हैं, जो कैलोरीज होती है, जब वो बर्न होंगी तो उसमें इंसान को भूख की फीलिंग लगती है। राइट। तो फिर वो खाना कुछ खाएगा पिएगा जिससे वो अपनी चीजों को, अपने हंगर्स को फुलफिल कर सके। तो वो हंगर ड्राइव, और उसके साथ में जो राइट साइड में जो फ्लो चार्ट बना है, एक्टिंग स्टमक, हाँ, साइड फूड हैबिट, तो हाँ, जो उसकी जो फूड हैबिट्स क्या क्या है, वो क्या क्या इंटेक कर रहा है अपनी बॉडी में, अपने स्टमक में, और जो उसके सिम्टम्स हैं, एक्टिंग स्टमक, जब भूख लगती है तो पेट में कुछ राइट। कैलोरीज जब बर्न होती हैं तो पेन होने लगता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। राइट। लाइक, तो हाँ। एंड लेफ्ट साइड में है मैम कि लीवर रिलीजेस स्टोर्ड शुगर। तो जब ये कब होता है, ये जब एक्शन, जब आपने खाना, ये एक्टिंग स्टमक हुआ, उसके बाद में फिर हंगर ड्राइव के नीचे जब एक्शन हुआ बॉडी में, हाँ, जब कैलोरीज की जब कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो फिर आपके अंदर मोटिव जगेगा कि आपको कुछ खाना है, एनीथिंग, कि राइट। आपको कुछ भी मिले। Yes. इवन अगर बॉयज हैं, स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और अगर उनको कुछ खाना है, नहीं खाना बना पाते हैं, सो दे ट्राई टू बाय 20 रुपीज मैगी, कि हाँ कुछ तो पेट में जाएगा तो भूख खत्म हो जाएगी। राइट, ठीक है राइट। मैम, तो Right. यही ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कॉन्सेप्ट। Yes, yes, perfect. Can I know your good name, please? माई सेल्फ रोहन पांडे। Yeah, great.
थैंक यू रोहन, और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो एक्चुअली देखो, ये दिस वाज जस्ट अ फ्लो चार्ट, और आपने मुझे एक्सप्लेन करा है ना, अब आपको भी ये शायद हमेशा के लिए याद रह जाएगा बिकॉज यू हैव एक्सप्लेन मी दिस, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। जब हम चीजें समझ के दूसरों को समझाते हैं, दैट मेक्स थिंग्स मोर क्लियरर टू अस। जो मैं पीछे बता रही थी ना, वर्बलाइज योर कॉन्सेप्ट, तो दिस इज वर्बलाइजिंग द कॉन्सेप्ट। पहली चीज, एक प्रैक्टिस हो गया आपका। तो मैम थैंक यू फॉर दैट। आई एक्सप्लेन यू दैट्स व्हाई बिकॉज आई एम लिविंग इन अ हॉस्टल या, लाइफस्टाइल, तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, सो आई नो वेरी वेल। तो दैट इज गुड ना, आपने इसमें पर्सनलाइज एग्जाम्पल भी यूज कर दिया। तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रैटेजी टू लर्न अ थिंग। आपने यहाँ पे पर्सनलाइज एग्जाम्पल यूज किया, आपने यहाँ पे वर्बलाइज किया कॉन्सेप्ट को, आपने फ्लो चार्ट का भी यूज करा, तो यू अप्लाइड ऑल द स्ट्रैटेजीज हियर, एंड दैट मेक्स थिंग्स सिंपलर फॉर यू, राइट? यस मैम। है ना? तो दिस वाज द लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ ये क्या था और कैसे हुआ। तो हंगर मोटिव में क्या होता है, हमारी बॉडी के जब न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं, तब हमारे बॉडी को फूड चाहिए होता है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो जब फूड चाहिए तो हंगर ड्राइव ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा हमारे अंदर। तो अब भूख तो लगेगी फिर। अब भूख जब लगती है, इसके दो स्टिमुलस मिलते हैं हमें, या तो जैसे कि इन्होंने बताया पेट में चूहे कूदते हैं, स्टमक में दर्द होता है, वो पहला एक साइन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें एक्सटर्नली भी कुछ साइंस मिलते हैं। जैसे कि अगर हम क्रॉस कर रहे हैं रोड से और हमें हमारे बाजू में एक रेस्टोरेंट दिख गया, ठीक है, तो हमें, या फिर हम बाजू में से जा रहे थे और हमने किसी फ्रेंड को मैगी खाते देख लिया, तो हमें कभी कभी ना देखकर भी भूख लग जाती है। ठीक है, तो ये भी एक स्टिमुलस है जो हमें मतलब हमारी हंगर ड्राइव को मोटिवेट करने लगता है कि हमें देखकर भूख लग गई। या फिर कभी कभी कुछ लोगों को टाइम देखकर भूख लगती है कि 1 बज गया है, खाना खाने का टाइम हो गया, तो खाना खा लेते हैं। दीज आर ऑल्सो फ्यू फैक्टर्स। और जब हंगर ड्राइव क्रिएट होता है, तो ऑब्वियसली उस ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई एक्शन होगा आपकी बॉडी में। अब एक्शन दो टाइप के, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में तो ऑब्वियसली आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए ड्राइव को, यूल ईट योर फूड, यूल ईट समथिंग। लेकिन इंटरनली भी और बॉडी रिएक्ट करती है। जो लिवर होता है वो हमारी जो स्टोर्ड शुगर है उसको रिलीज करने लगती है टू सेटिस्फाई आवर हंगर ड्राइव। ठीक है, और फाइनली हमारे बॉडी का जो बैलेंस होता है वो रिस्टोर हो जाता है, और हम फुल फील करते हैं, फीलिंग ऑफ सेटाइटी, मतलब हमारा पेट भरा भरा फील होता है। तो बायोलॉजिकल बेसिस था हंगर मोटिवेशन का। तो मैंने बस ये एग्जांपल लिया था जस्ट टू मेक यू थिंग्स क्लियरर कि हम कैसे किसी एक कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं। और यही सारी बातें आप कोई भी बायो की बुक खोलो, आपको पूरा एक पेज भर के बहुत सारा एक पैराग्राफ में एक एक वर्ड लिखकर दी गई होगी, बट शायद वो पढ़ने के बाद भी, या फिर प्लस आपको याद नहीं रहेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो दिस वाज इट इसमें आपके कॉन्सेप्ट पे। नाउ वन मोर थिंग, आपका हैंग हो गया है शायद। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन पेपर्स पे कैसे काम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन, तो एज आई सेड, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज करना इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। लेकिन उस पे काम कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर पे काम आपको कंसेप्ट वाइज करना है। यानी कि आपके पेपर में हो सकता है आपको लगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा बार बार, हमें पर्टिकुलर वाइज द होल स्ट्रेटजी टू को कुछ गलत मैं पूछा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट है? यस मैम, गेटिंग। ओके, यस।
ठीक है। और अगर आपके पेपर में जो कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपने नोट्स उस पर बनाते रहिए, जो न्यू क्वेश्चन आपको लगता है आते हैं तो उसको अपनी लर्निंग नोट्स में करते रहिए, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ गेटिंग पैनिक Sorry, I'm not getting your voice. Network issue. के टास्क नहीं लेंगे। अगर मैंने पहले ही बोला है 25% पेपर नया हमेशा आता है, ठीक है। तो उसको प्रीवियस ईयर में जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसको बस अपने नोट्स में ऐड करते रहिए। अगर इफ यू आर गेटिंग सम न्यू लर्निंग जो आपको सिलेबस की पढ़ाई से नहीं मिली है। एम आई ऑडिबल? Yes, एम आई ma'am. ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes. Okay, shall I continue? Everyone can Yes, hear ma'am. me, right? Yes, ma'am. Clearly now. We were dealing with okay, हम क्वेश्चन पेपर्स की बात कर रहे थे। नाउ एक और ये हम छोड़ दें 10 में से मैंने अगर 50 क्वेश्चन आपको छोड़ने को बोला है, दैट डजंट मीन मैंने यू नीड नॉट टू स्किप एनी ऑफ द यूनिट्स, राइट। तो स्टैट्स को भी प्लीज प्लीज छोड़ के मत जाना। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट जैसा हमें लगता है, ऐसा नहीं है। अब इसको करना कैसे होता है तैयार स्टैट्स के लिए? आपको यू नीड टू बी क्लियर विद सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रही हूँ, कुछ मेजर की कॉन्सेप्ट की बात मैं नहीं कर रही हूँ। पहली बात बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकेंडली स्टैट्स की अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अभी नहीं भी है, मतलब ठीक है, तो यू जस्ट गो बाय प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन पेपर। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उन पे फोकस करो। उनमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट काम करो। जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ऑब्वियसली एक चीज का रिपीटेडली जब पूछा जाता है तो आपको पता चल जाता है कि कॉन्सेप्ट को बार बार पूछ रहे हैं। वी कैन एटलीस्ट दैट पार्ट, ठीक है। तो हमें के वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। नेट के जो स्टैट्स के क्वेश्चन होते हैं दे हैव अ टिपिकल नेचर, तो वो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके आपको, ठीक है, आपको उसी वी डू हैव स्पेशल रियली टू सॉल्व नॉर्मलाइज्ड, तो इट इज वेरी सिंपल। देन कैन बी ऑफ वेरी, जब मैंने कहा आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, सही एकदम सही वाले, तो उसमें मैं पेपर 1 इंक्लूड करके चल रही हूँ। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 50 में से अगर आप 40 की एवरेज भी लो कि आपको सही करने हैं, 50 में से 40 या नहीं भी होते हैं तो एटलीस्ट 30 to 35 तो करोगे ना सही, मिनिमम से मिनिमम कह रही हूँ, ठीक है। 30 to 35 क्वेश्चन तो आप सही करोगे 50 में से, ठीक है। तो वहां पर यू कैन फिगर आउट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एरियाज। देयर आर टोटल 10 यूनिट्स।
हर यूनिट में से ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं, ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो नाउ फोकस ऑन द यूनिट्स विच यू आर स्ट्रॉन्ग एट। पहली बात, जो आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं आप उस पर पहले ज्यादा फोकस करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए ऐसे, ठीक है। वेदर इट इज योर रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो, ठीक है। या फिर देर आर फ्यू फैक्चुअल यूनिट्स, कम्युनिकेशन फैक्चुअल है आपका, आपका आईसीटी का जो एक यूनिट आता है, दिस इज कम्प्लीटली फैक्चुअल यूनिट। आपको सिर्फ फैक्ट याद, मतलब थोड़ा याद करने पड़ते हैं इसमें, इट इज फैक्चुअल। ये थियोरेटिकल है, इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या रहता है, जिसमें श्योरिटी होती है, वेरी वेरी मच स्कोरिंग पार्ट। व्हाई? कि यहाँ पर आप जो परफॉर्म जो भी ऑप्शन करे हो वहां Ma'am, nothing is audible.
Can you hear me now? Yeah, am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, there was some technical error. Okay, I don't know what technical fault is there. Screen भी नहीं अभी share हो रहा है, but at least you can hear me, right? We can continue. Okay? Yes, ma'am. Okay. ओके ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे पेपर 1 की आपकी, राइट? तो पेपर 1 में जैसे कि मैंने कहा सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, पहली बात सबको इक्वल अटेंशन देना है, लेकिन अपने स्ट्रेंथ एरियाज पे पहले फोकस करना है, उसके बाद बाकी पार्ट्स पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़े से लॉजिक्स और ट्रिक्स की जरूरत है। अगेन वो थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस करके ही आता है। यू स्टिल हैव टाइम, मतलब अगर आप सितंबर के लिए भी एम कर रहे हो तब भी आपके पास टाइम है, ठीक है? एट माई टाइम आई प्रिपेयर्ड इन 10 days, तो हो जाता है ये। कॉम्प्रीहेंशन स्कोरिंग होता है, बट एकदम से सोचो आप कर दोगे उस दिन एग्जाम में, सही, दिस इज नॉट करेक्ट। कॉम्प्रीहेंशन को प्रैक्टिस करके जाना, यूज को देखने में कुछ स्ट्रैटेजी होती है, दो थिंग्स आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नाउ एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये, अच्छा प्लीज आगे बढ़ने से पहले ये मैं ये बता दूं, यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे हमेशा आपके नेट के पेपर 1 में क्वेश्चन आता है, जो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग या वर्ल्ड रैंकिंग या टाइम्स ऑफ इंडिया रैंकिंग यूनिवर्सिटीज को मिलती हैं every year. On the basis of that, every year at least one question is being asked, तो वो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है? एनवायरमेंट के लिए आई कैन गाइड यू, एनवायरमेंट का जो यूनिट है उसके लिए एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर है एनवायरमेंट पे, डू रीड दैट चैप्टर, ठीक है? ऐसे ऐसे ही देयर आर सर्टेन थिंग्स, अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें, वो आप सीधा विकिपीडिया से भी पढ़ के जाओगे तो भी यू विल बी एबल टू क्लियर दैट थिंग, तब भी आप उन क्वेश्चंस को केटर कर पाओगे, ठीक है? सस्टेनेबल गोल्स 2020 2030 के अब गोल्स आ रखे हैं हमारे पास कि 2030 तक क्या क्या हो जाना चाहिए, वो सस्टेनेबल गोल्स की लिस्ट आपके पास रेडी रहनी चाहिए। तो दीज आर फ्यू कोर एरियाज जिसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, यू जस्ट नीड टू स्टडी अबाउट दैट, ठीक है? तो ये आपका पेपर 1 का हो गया है। देन रिविजन में क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये हम पढ़ चुके हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को जो हमें याद नहीं रहती है, जैसे साइकोलॉजिस्ट के नाम है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी लिस्ट अलग से बनाओ, रैंडमली पढ़ोगे नहीं याद रहेगा, एक अलग पेपर पे लिस्ट बनाओ, ये साइकोलॉजिस्ट के नाम है, ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? चाहे तो उस लिस्ट को पेस्ट कर दो जहां पे आप देख सकते हो रोज रोज, एटलीस्ट आपकी आंखें उससे रोज रोज, लाइक यू कैन स्कैन इट डेली, एक बार आपकी नजर उस पर रोज पड़ जाए, ठीक है? तो वो उस तरीके की छोटी छोटी चीजें ये काम आती है। एक्रोनिम्स और नेमोनिक्स बहुत काम आते हैं पढ़ाई करते वक्त। मेक योर ओन पर्सनल एक्रोनिम्स और नेमोनिक्स, कोई भी आपको स्टेप्स याद करने हैं, ठीक है, उसका आप अपने शॉर्टकट बना लिया, या सबके इनिशियल्स लेके आपने एक शॉर्टकट बना लिया, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी होती हैं, तो ये शॉर्टकट्स ही होते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स ही होते हैं जो आपको डिफरेंट फैक्टर्स और पॉइंटर्स को याद रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स जिसमें हमें पूरी लिस्ट याद करनी होती है, एरिक्सन के क्या क्या स्टेप्स थे, मॉरल डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेप्स थे, ऐसे करके देर आर, हर चीज में हमें स्टेप्स और डिविजन्स मिले हुए हैं, लेकिन अगर हम उसको शॉर्टकट बना के उन्हें याद रखें तो इट इज बेटर फॉर अस, ये चीज। देन फाइनली आपका है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम होता है टोटल 3 hours, ठीक है? पहले हमारे टाइम पे होता था 1 hour अलग से, 2 hours अलग से, बट नाउ दिस इज गुड कि आपको पूरे 3 घंटे ओवरऑल मिलते हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। बट 3 hours का मतलब है 60 into 3 दैट इज 180 hours,
और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 150, तो ऑन एन एवरेज आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। आपको लास्ट में वो 30 मिनट्स वाला स्कोप रखना है अपने पास, बिकॉज देर आर ऑलवेज सर्टेन क्वेश्चन जो हम सर्कल कर देते हैं कि इनको आराम से तसल्ली से पढ़ के अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। प्लस रिविजन के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो 1 मिनट से ज्यादा अगर आपको किसी क्वेश्चन पे लग रहा है उसको सर्कल कर दो, उसको लास्ट के लिए छोड़ दो, और बाकी क्वेश्चन जो इजीली आप कर सकते हो पहले उसको अटेम्प्ट करो। तो अटेम्प्ट ऑल द थियोरेटिकल एंड फैक्चुअल क्वेश्चन फर्स्ट, वेदर इट इज पेपर 1 और पेपर 2। और जहां पे आपको लगता है ये वाले पार्ट में टाइम लगेगा मुझे क्वेश्चन रिजॉल्व करने के लिए, उसको थोड़ा सा एंड के लिए रखो। वरना क्या होता है, हम एक क्वेश्चन पे अटकते हैं, हमें लगता है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम उस पर 5 मिनट दे देते हैं। अगर हमने एक क्वेश्चन पे 5 मिनट जब दे देते हैं तो हम एकदम हमारा टाइम पीछे चला जाता है, और फिर जब जैसे टाइम ज्यादा कट रहा होता है और हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो तब वी गेट पैनिक कि हमें लगता है यार नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, और इस घबराहट में हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, विच इज अगेन अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि आपको पेपर सब कुछ आता है, अच्छे से आता है, बट हम सिर्फ क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ते हैं। नॉट, छोटी छोटी चीजें होती है ना, आपको क्वेश्चन में पढ़ के लिखा है कहीं पे नॉट लगाया है बीच में कि इनमें से कौन सा जवाब सही नहीं है, एक्सेप्ट लगा दिया है बीच में, आप वो एक्सेप्ट या नॉट नहीं पढ़ते हो और उस हिसाब से आंसर दे देते हो फटाफट, जबकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होता है। तो अपने अपने काम को मेंटेन रखना और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फाइनली देयर आर फ्यू मिथ्स जो नेट के पेपर को लेकर अक्सर बच्चों में रहते हैं। पहला ये जो मैंने बताया, क्वेश्चन आर नॉट रिपीटेड, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि कंसेप्ट्स आर बीइंग रिपीटेड। दूसरा, बच्चों को लगता है कि हमें साल भर की तैयारी की जरूरत है, विच इज नॉट ट्रू अगेन। I did it just in like 45 to 50 days preparation, ठीक है, in the very first attempt I did it। तो ऐसा नहीं होता है, एक साल की तैयारी की जरूरत है ऐसा नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, ग्राउंड लेवल से पढ़ रहे हो, इट इज नॉट लाइक दैट। देन देर इज अ मिथ कि अगर बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, ऐसा भी होता है आजकल साइकोलॉजी की फील्ड में, स्टूडेंट्स बिलोंग टू सर्टेन, ग्रेजुएशन में दे बिलोंग टू सर्टेन डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है, और मास्टर्स में अचानक से साइकोलॉजी में आए हैं, तो उनके अंदर एक फोबिया रहता है कि हम साइकोलॉजी को बिलोंग नहीं करते थे इनिशियली, तो इसलिए हमारी नॉलेज कम है दूसरे बच्चों से, हम तो पीछे रह जाएंगे बाकी बच्चों से, विच इज नॉट ट्रू अगेन, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। और ये सब मैं इसलिए कह सकती हूँ इतना कॉन्फिडेंटली बिकॉज आई एम वन ऑफ दैट पर्सन, आई बिलोंग टू टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोकेमिस्ट्री, आई हैव स्टडीड 5 years बायोकेमिस्ट्री, ओके, उसके बावजूद इफ आई एम बीइंग एबल टू क्रैक साइकोलॉजी एग्जाम, देन एनीवन कैन, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है, इट इज नथिंग लाइक दैट। बहुत से बच्चे आजकल ओपन यूनिवर्सिटीज को भी बिलोंग कर रहे हैं, इग्नू एंड ऑल। अगेन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, प्लीज ट्रस्ट मी, इट इज नॉट अबाउट कि आप कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट योर क्वालिटी ऑफ स्टडी। आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है, आपकी नॉलेज मैटर करता है, ठीक है। तो अगेन for all those students, they are equally capable of clearing the net exam। तो पहले अपने मन में से वो विचार निकालना is very important कि हम नहीं कर सकते हैं। This is the very first step, जब हम खुद को कह सके कि हम हाँ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्टैट्स या मैथ का बैकग्राउंड होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है पेपर को क्लियर करने के लिए। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर आर सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स यू नीड टू फॉलो, आपका स्टैट्स क्लियर हो जाता है। एंड क्वांटिटी ओवर पार क्वालिटी, तो क्वांटिटी के पीछे ब्लाइंडली मत भागना कि मुझे इतना क्वांटिटी, इतना डिटेल में सब कुछ पढ़ना है, उसके पीछे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, आपको बैलेंस मेंटेन करना है। क्वांटिटी के लिए आपको सिलेबस फॉलो करना है और क्वालिटी आपको अपने लेवल पे मेंटेन करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, रेस्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन आस्क। Hello, ma'am. Yes. Ma'am, please provide other book references apart from Truman's publication for preparation of NET JRF. Apart from Truman's publication. Okay, apart from Truman publication. Okay, so are you looking for some short term plan? आपको ऐसे मतलब I'm just trying to know
कि आपका क्या एजेंडा है? Actually, ma'am, I have given NetJRF exam for 3 times, and this time I was not able to apply for. So I'm planning to get the exam after this session. ठीक है, ठीक है. After this हाँ, got it. December session. Yeah, got it. So if you are having a long term plan, then go with the standard books. Don't go with any shortcut book. Like, okay, go for specific books. Atkinson है, Barron is the very very basic book, but उससे concepts बहुत अच्छे clear हो जाते हैं. Then Fizrali, Atkinson, personality आप पढ़ सकते हो, इसमें intelligence आपको अच्छा मिल जाएगा. ठीक है, तो you have to follow books like that. तो आप psychology की, अगर general psychology जैसे initially focus करना है, तो you can go by having 2 books at least in your hand. Don't go for each and every book. ठीक है, आप at least कम से कम 2 book लेके चल सकते हो general psychology. I'm having 3 or 4 books like a Carson's and Butcher, King Morgan's, and Arian Publications, Truman's Publications. तो आपने पढ़ा है उन्हें? हाँ जी मैम, इतना है बुक्स है मेरे पास, उसकी टेक्स्ट बुक ऑफ साइकाइट्री भी है मेरे पास, मैं हर तरह से पढ़ रहा हूँ. उसके बावजूद मतलब आप अपनी तरफ से कोई अदर बुक रेफरेंसेस जो प्रिपरेशन के लिए स्टैंडर्ड हो, मतलब इक्वलेंट टू ट्रूमैन्स पब्लिकेशन, बिकॉज मेरा वो है थोड़ा प्रिपरेशन का, मुझे उसमें से बेटर लगता है ट्रूमैन से. और इसके अलावा और कोई रेफरेंस बुक मुझे समझ में आती नहीं है, सो प्लीज आप प्लीज बता दीजिए. ओके. सो अगेन अगर मैं आपको अगेन एडवाइस करूँ तो जैसे कि आपने कहा बुक्स तो आपके पास हैं और यू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है. तो ट्रूमैन में कंटेंट जो है वो मैंने देखा है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी वे. मैम टफ होती है उसकी टेक्निक्स. टफ नहीं है आपका, उससे जो एक्चुअल कंसेप्ट है, जो सिलेबस है, वो वाइंड अप वो कवर होगा ही नहीं. आई हैव सीन द होल ट्रूमैन बुक, ठीक है. तो इसलिए मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस दे रही हूँ कि इफ ऑलरेडी यू हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर थिंग्स, तो उसके लिए डोंट गो फॉर एनी शॉर्टकट बुक. आप ट्रूमैन की जगह दूसरा कोई पब्लिकेशन ले लोगे जिसमें सारे चैप्टर्स कवर्ड होंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑनेस्टली. I'm asking you just because, ma'am, I have applied UGC NetJRF exams for 3 times. Yeah. And for the 3 times I have cleared paper 1, but paper 2 disqualified. जी, देखो, यानी कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपने कहीं गड़बड़ करी है. अगर आप जो आपके पास बुक है, कार्ल एंड बुचर है या बैरन, अगर आप फॉलो करते हो, या कोई भी जनरल साइकोलॉजी की, मॉर्गन एंड किंग इज अ वेरी गुड बुक. अगर आप मॉर्गन किंग इन किसी में से कोई एक किताब भी उठा के फॉलो करते हो ना और उनके कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हो एज पर द नेट सिलेबस, दैट इज मोर देन एनफ. आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए फिर, यानी कि देयर इज सम. मैम, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला जो एस्पेक्ट जो सिलेबस होता है वो मेरा कवर्ड है, बट जो जनरल साइकोलॉजी वाला उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि उसके लिए सूटेबल बुक कौन सी होगी. वैसे तो मेरे पास बुक्स बहुत हैं मेरे पास, लेकिन मुझे क्लियर नहीं मिल जाता है कि कहाँ से करें. आई एम टेलिंग यू दैट ओनली जनरल साइकोलॉजी के लिए यू कैन फॉलो योर मॉर्गन एंड किंग. आपने जो बताया, आप मॉर्गन फॉलो कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो गो विद बैरन, द वेरी बेसिक बुक. उससे भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है. आई एम टॉकिंग फॉर स्पेसिफिक फॉर जनरल साइकोलॉजी टॉपिक्स. यू कैन गो विद दोस बुक्स, ठीक है, बट 2 बुक लेके चलना, उससे ज्यादा नहीं. ओके, ठीक है. प्रिपेयर फ्रॉम दोस बुक्स. शॉर्टकट्स वाले मत फॉलो करना, उनसे नहीं हेल्प होता है. एंड डू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट. मतलब आप रूट कॉज पकड़ो ना, कहाँ पे गलती कर रहे हो, उस पर दोबारा काम होएगा तो वो ठीक होगी चीज. श्योर मैम, थैंक यू. जी. What are the books that we need to study for these for 10 units? Sorry. Books that we need to study for these 10 unit paper 2. Okay. तो अगेन जैसे हम बात कर रहे थे, आप लेके चलो जनरल साइकोलॉजी. जैसे पूरा जनरल साइकोलॉजी के लिए यू कैन गो विद 2 बुक्स. जैसे बैरन इज अ वेरी बेसिक बुक. अगर आपको लाइक साइकोलॉजी ग्राउंड लेवल से शुरू करना है, एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो साइकोलॉजी होता है ना इनिशियली बिलोंग नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए बैरन सबसे अच्छी किताब होती है फॉर नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स. लेकिन इफ यू आर लाइक
like already have a base in psychology, आपको पहले से पता है, then you can go for higher books like Morgan and King है, Atkinson है, ठीक है. बायो पढ़ने के लिए आप कार्सन एंड बुचर फॉलो कर सकते हो, यूनिट 4 बायो वाला, ठीक है. देन स्टैट्स के लिए यू ऑल नो, स्टैट्स और रिसर्च के लिए वो हम AK सिंह फॉलो करते हैं, और स्टैट्स के लिए मिनियम फॉलो करते हैं. एंड आपका यूनिट 1 और यूनिट 10 वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा. यूनिट 1 और यूनिट 10 न्यूली एडेड यूनिट्स हैं. इसका लाइक इट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम रिसर्च पेपर्स पे से कंटेंट तैयार होता है. तो हाँ, UIBS पे आपको यूनिट 1 और यूनिट 10 के नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको इनकी रिकॉर्डेड प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियोस पूरा you'll get every material on that because I have personally worked upon those things, क्योंकि वो newly added unit थी और वो किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है. वो तो this is how you can prepare for all the units and don't go for too many books, ठीक है. बहुत ज्यादा किताबों में भी मत इन्वॉल्व होना. Go with 2 books or 3 books at a max. Any other doubt or query you want to ask? Yeah, आपको लिंक मिला है UIBS दिल्ली से to watch how to crack net. So this is like, this was just a brief of it, और वहाँ पे you will get a in detail version to tips and guidance to crack net JRF exam, ठीक है. वो YouTube पे free link, free video is available. You can go and watch that also. शायद आपको वो help कर जाए. You will get more insights towards how can you go preparing for an exam. For paper 1 you can go with any general book. जैसे आपने ट्रूमैन की बात करी, आप पेपर 1 के लिए वो बुक फॉलो कर सकते हो. आप एक कौन सी हरमीत कौर, मंजीत कौर एंड ऑल दैट, उसमें वो वाली बुक फॉलो कर सकते हो. तो पेपर 1 के लिए यू कैन गो विद एनी शॉर्टकट बुक जो मार्केट में अवेलेबल होती है, यू कैन गो विद दैट, अगर आपको बुक्स की बात करनी है उसमें तो. और अदरवाइज ऑब्वियसली UIBS प्रोवाइड्स ऑल द नोट्स along with the classes for paper 1 as well as paper 2. यहाँ पर भी आपको सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं. Now one thing I need to ask from you all कि what do you think from today's session? आपको क्या लगता है? पहला सवाल मेरा यही है, can you clear the NET exam? The very basic question. आपको आज क्या महसूस हुआ? Can you crack the exam? Yes, ma'am. After looking at the questions, Yeah. I think I can do this. Yes, this is what I want. मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि एटलीस्ट आप में ये फीलिंग आए that you can surely do it. ठीक है, तो वो चीज आनी बहुत जरूरी है. That is the very first step. कि वो फोबिया निकले कि नेट का एग्जाम इतना बड़ा हुआ है and we cannot do it. I just need that thing कि एटलीस्ट पहले आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाए, yes, I can do it. It is not that difficult. And it is genuinely not that difficult. Trust me, again and again, I am telling you. If a person like me from non-psychological background can crack that exam in the very first attempt, you all of you can do so. Again, in the link box, paper 1 course has been shared. तो वहां से आप जाके सैंपल भी देख सकते हैं पेपर 1 कोर्स मटेरियल का. Any other query or doubt from your end? हेलो मैम. Yes sir. मैम आई वांट टू शेयर समथिंग. Yeah. आपने वो जो चीज बताई कि जो प्रिपरेशन होती है तो मतलब जैसे एक एस्टिमेट लेकर चलते हैं कि हमको ये फर्स्ट यूनिट 1 हफ्ते में कंप्लीट करनी, फिनिश करनी है. हाँ जी, हाँ जी. सो आई गॉट माई जो मेरे इश्यूज थे, जो मेरी मिस्टेक्स थी प्रिपरेशन को लेकर, आई थिंक यही थी कि वो अगर मैं उसको 1 वीक का टारगेट लेकर चलता था कि इन 1 वीक आई हैव टू कंप्लीट अ यूनिट, सिंगल यूनिट. सो मैं उसको 1 वीक तक फुल कंप्लीट करता रहता था एंड फिर ब्रेक डाउन हो जाता था वहाँ पे, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने जैसे बताया कि सिमिलर टॉपिक पे आप इतना लंबा कंटिन्यू नहीं कर सकते. हाँ, तभी मैंने कहा था यू कैन टेक 2-3 थिंग्स टुगेदर. और मैम जितने भी आपने पॉइंट्स एंड ट्रिक्स बताई हैं वो सारी मैं अप्लाई कर रहा था, मेरा यहाँ पे मिस हो रहा था. सो आई थिंक कि इसके बाद जब मैं अप्लाई करूंगा तो आई शुड क्रैक. Yeah, and all the very best for that. मतलब मेरे को ना सिर्फ यही चाहिए आपके अंदर, आप लोगों के अंदर, अगर
आज के सेशन से आप सबको इतना भी रियलाइज हुआ है दैट यू कैन डू दैट, यू हैव दैट थिंग, यू दैट वो कॉन्फिडेंस अगर आया है आपके अंदर, दैट इज अचीवमेंट फॉर मी। बिकॉज मैम मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती थी कि जैसे जो 10 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट्स में मैं पहले हर यूनिट के पेपर, जो बुक्स में जो पेपर नंबर काउंट होता है, तो मैं उसको काउंट करके जो कम पेजेस में जो एक यूनिट कवर होती थी, मैं पहले उसको प्रिपेयर करके फिनिश करता था जी। बट अगर कोई एक यूनिट 60 पेजेस या 70 पेजेस में एक यूनिट कवर हो रही है, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता था कि मैं उसको 20 दिन एक यूनिट कवर करूं। नहीं नहीं नहीं, यू जस्ट नीड टू डिवाइड इट इन पार्ट्स। आप पार्ट्स में डिवाइड करो, आप टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दो और सब टॉपिक पे फोकस करो, तो आपके फिर माइंड को वो बर्डन फील नहीं होगा। Yes, ma'am, I got this one. Thank you so Yeah. much. Okay, so any other doubt? For referring to past papers, should we go for past 5 years? Yes, you should go, definitely you should go for 5 years। 5 years का मतलब है एटलीस्ट 10 क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतना तो बनता ही है, कम से कम 5 साल तो बनते ही हैं। यूनिट 1 लिंक में आपको यूनिट 1 जो जनरली अवेलेबल नहीं होगा, कहीं पर भी आपको मिलेगा नहीं, यूनिट 1 का लिंक भी आई गेस चैट बॉक्स में आया है, यू कैन फॉलो दैट लिंक, you will get a sample video there for unit 1 also. Okay, any other query or doubt? I hope you all of you must have got some insights from today's session. Yes, ma'am, sure. Definitely. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your beautiful presentation. Okay. Thank you so much. And all the very best to all of you for the exam. And for any of the details regarding your NET preparation or in future MPhil preparation for psychology, you can always contact us back at UIBS. कुछ भी जानकारी चाहिए आपको, आप बिल्कुल contact कर सकते हैं regarding any course or anything like that. क्योंकि we do have, like the way we are conversing right now, we conduct live classes like this only. Then we do have recordings for all our classes. ठीक है, जो भी हमारी क्लासेस होती हैं सबकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, लाइक टुडेज वेबिनार इज आल्सो बीइंग रिकॉर्डेड, सो दैट आपका कभी कुछ मिस आउट ना हो, प्लस आपके रिवीजन में आपको हेल्प मिलती रहे। एंड अगेन द मॉक टेस्ट सीरीज, योर नोट्स and all other revision series, then interview preparation, all other things are there, so you can directly look at the website for any of such things. I hope today's session was helpful for you. Thank you so much for attending it. Thank you and all the very best for your exam.